तो लास्ट इलस्ट्रेशन 7 कर लिया था अपन, ठीक है। जहाँ पे अपन जर्नल एंड लेजर्स दोनों बनाना सीखा था। एक बार मेरे को जर्नल्स बता दो ना। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी क्या क्या जर्नल एंट्री होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। ट्रांसफरर कंपनी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू। बट कौन सा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? only those assets and liabilities which are taken by transferee company। क्लियर है? उसके बाद में ड्यू, पेमेंट रिसीव का ड्यू एंट्री पास करेगा ट्रांसफरर। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्या करना है? पेमेंट रिसीव कर लेंगे ट्रांसफरी कंपनी से, तो कैश, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स टू ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को इफ फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी और टू कैश। क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर्स का काम हो गया। अब इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, उसको ड्यू एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। देन इक्विटी शेयर होल्डर टू ट्रांसफरी कंपनी टू कैश। अब कैश में ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी से जो कैश आया वो नहीं, इवन ट्रांसफरर कंपनी में जो कैश बैलेंस बचा है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा। क्लियर है? देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का क्या एंट्री था? ट्रांसफरी कंपनी टू कैश अकाउंट, टू कैश एंड ट्रांसफरी रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। अब दो कंडीशन तो बोलो। बियर कौन कर रहा है? इफ ट्रांसफरी कंपनी बियर नहीं कर रहा है तो रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। इफ ट्रांसफरी कंपनी बियर कर रहा है तो ट्रांसफरी कंपनी टू कैश एंड देन रिसीव कर लेंगे कैश टू ट्रांसफरी कंपनी। सिर्फ इतना ही एंट्रीज है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, इफ कोई लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रहा तो उसको हम लोग नॉर्मल पे करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्लियर है? एंड इफ कोई एसेट नहीं लेके जाएगा तो उसको रियलाइज कर लेंगे एट बुक वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? इतना ही जर्नल एंट्रीज होता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। देन ट्रांसफरी, ट्रांसफरी क्या करता है? पहले बिजनेस परचेज का ड्यू एंट्री, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, राइट। देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करता है एट अग्रीड वैल्यू, एट अग्रीड वैल्यू, ठीक है। उसको कैलकुलेट करके कंपैरिजन करते हैं हम विद द बिजनेस परचेज वैल्यू, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है। ये हो गया। फिर पेमेंट करेगा, जब ट्रांसफरी कंपनी पे करेगा तो एंट्री करता है लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ऑफ मत लिख देना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट फेस वैल्यू। क्लियर है? उसके बाद में हाँ, लिक्विडेशन एक्सपेंस, म्यूचुअल ओइंग्स, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इफ ट्रांसफरी कंपनी रिम्बर्स कर रहा है तो एंट्री क्या करेगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड म्यूचुअल ओइंग्स का क्रेडिटर टू डेटर, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक का पीएनएल टू स्टॉक, ठीक है। और कोई एंट्री? म्यूचुअल ओइंग्स का मतलब है सपोज एक ए है एक बी है, ए के बुक्स में डेटर है बी 5000, तो बी के बुक्स में क्रेडिटर होगा ए 5000,
जब ए और बी एक ही एंटिटी हो गया तब तो इसका मतलब म्यूचुअल ओइंग्स हो गया ना। तब जब ये बैलेंस शीट बनाएगा तो सोचो कितना गंदा दिखेगा। ये बैलेंस शीट है सपोज ए बी का, एक तरफ डेटर में लिखा हुआ रहेगा बी से लेना है 5,000 और एक तरफ क्रेडिटर लिखा हुआ रहेगा ए को देना है 5,000। ए बी तो एक ही एंटिटी हो गया, तो इन लोग क्या करता है आपस में कैंसिल आउट कर लेता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इसको अपन म्यूचुअल ओइंग्स बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। एंड कल को कोई डिबेंचर होल्डर्स को भी हमें रीपे करना है तो उसका एंट्री भी होगा। ठीक है, जो भी डिबेंचर्स हम लेके आए हैं उसको डेबिट कर देंगे एंड टू अपना कंपनी का डिबेंचर्स जिस पे भी प्रीमियम डिस्काउंट जिस वैल्यू पे आप दे रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? इतना एंट्रीज होता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, सॉरी हाँ ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर है? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यही सारा एंट्रीज अपन करते हैं। सारा एसेट्स ट्रांसफर करते हैं जो जो वो लेके जा रहा है बुक वैल्यू, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, फिर अपन परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते हैं, देन उससे जो जो मिला वो ले लेते हैं। इज इट क्लियर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू कर देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को जो जो मिल रहा है वो हो जाएगा। ये रियलाइजेशन टू कैश क्या है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया एंड लास्ट में जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। इतना ही एंट्रीज है। क्लियर है ये? देन ट्रांसफर ही क्या क्या करता है? पहले बिजनेस खरीदने का ड्यू एंट्री, देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यू लेके आएगा, फिर कंपेयर करेगा विद द परचेज कंसिडरेशन तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। देन ट्रांसफरर कंपनी के लिक्विडेटर को पे कर देगा वो। क्लियर है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड तो ये एंट्री होगा। म्यूचुअल ओइंग्स कैंसल, स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड इफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स था ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी लेके आ रहा है तो एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था? और देखो एक वार्म अप क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो किया था वही चीज है, उसके बाद में थोड़ा सा हायर पे चलेंगे। द फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एज एट 31 मार्च X1। बेस्ट एंड बेटर लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? बेटर लिमिटेड issued bonus shares on 1st of April in the ratio of 1 shares for every 2 held out of reserves and surplus। यानी कोई भी काम होने से पहले वो क्या कर रहा है? बोनस शेयर्स इशू कर रहा है, राइट? तो बोनस इशू कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगा? बोनस का एंट्री अरे भाई बोनस दो ना डायरेक्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड अरे बोनस तो फ्री रिजर्व से ही दिया जाता है। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसने लिख भी दिया आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितने बोनस दे रहा है? 1 फॉर एवरी 2। इसका मतलब कितना? बेटर लिमिटेड के 10 लाख रुपए के शेयर्स है, यानी 100 रुपए ईच, तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स है। 10,000 शेयर्स के बदले में वो कितने बोनस देगा? 1:2 यानी 5,000 शेयर्स देगा। 5,000 शेयर्स देगा तो शेयर कैपिटल बदल जाएगा ना, 5,000 इंटू 100 यानी 5 लाख से और बढ़ जाएगा ये। क्लियर है ये? तो रिजर्व एंड सरप्लस कितने से कम हो जाएगा? 5 लाख से कम हो जाएगा इसका। ये क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। बेस्ट क्या हो गया मेरा? ट्रांसफरी, ये ट्रांसफरर। ठीक है,
on the basis of the latter's balance sheet. The consideration taking the form of allotment of shares in बेस्ट लिमिटेड. बोलता है कंसिडरेशन को कैसे सेटल करेगा, बेस्ट लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर्स दे देगा. द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड was considered to be 150 and the shares in better limited were valued at 100 after the issue of bonus shares. The allotment of shares is to be made on the basis of these values. इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे वो शेयर्स इशू कर रहा है. यहां तक क्लियर है? तो एक बात बताओ, परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन तो वही रहेगा ना, सिंपल सा है. वो 100 रुपए फेस वैल्यू का शेयर्स है बेटर लिमिटेड का, और बेस्ट लिमिटेड उसके अगेंस्ट में कितना शेयर्स दे रहा है, अपना 150 रुपए फेस वैल्यू का शेयर्स दे रहा है. 15 लाख रुपए. 15 लाख रुपए के लिए वो अपना 150 रुपए का शेयर्स दे रहा है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो कम होंगे. नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 10,000 शेयर्स बेस्ट लिमिटेड देगा बेटर लिमिटेड को. अरे वो तो अपने 150 फेस वैल्यू वाले दे रहा है ना. 150 फेस वैल्यू नहीं, 150 रुपीज में दे रहा है अपना शेयर्स. तो टोटल शेयर्स दे 15,000. 100 रुपए का बदले में वो 150 रुपए वाला देगा. दैट मीन्स वो 10,000 शेयर्स ही तो दे रहा है. ये क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी परचेज कंसिडरेशन सेम ही है. 15 लाख का 15 लाख, ये बाकी तो प्रेफरेंस है नहीं, तो इक्विटी वालों को क्या दे रहा है, सिर्फ वो इक्विटी. अब आगे बढ़ना. लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड, म्यूचुअल ओइंग्स फॉर परचेज फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट. इसका मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. The goods of rupees 50,000 out of the said purchases remained in stock on the date of the above balance sheet. तो एक बात बताओ, इसका ट्रीटमेंट किसके बुक्स में होगा? ट्रांसफरी का बुक्स में. म्यूचुअल ओइंग्स एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन एलिमिनेट करेगा? दैट इज ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है. आपसे पूछा है मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड, यानी पहले बेटर लिमिटेड को हमें क्लोज करना है. बेटर लिमिटेड को हमें क्लोज करना है. ठीक है. इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड क्लोजिंग लेजर्स बताना है, तो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे. ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं कि ये लेके जा रहा है ये नहीं लेके जा रहा. इसका मतलब सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके जा रहा है. तो बेटर लिमिटेड के बुक्स में कौन सी एसेट्स है? पीपी ये है, और करंट एसेट्स से 2 ही है. तो एसेट्स को क्लोज करने का एंट्री क्या होता है? तो रियलाइजेशन टू पीपी टू करंट एसेट्स. बेटर लिमिटेड के एसेट्स क्लोज्ड. अब लाइबिलिटीज में उसके पास क्या क्या है? सिर्फ एक ही है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज रुपीज 2 लाख. करंट लाइबिलिटीज 2 लाख. परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होगा? बेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो यहां क्या लिखेंगे? बेस्ट लिमिटेड ब्रैकेट में लिख दो परचेज कंसिडरेशन 15 लाख. तो और एक अकाउंट बना सकते हैं अपन,
बेस्ट लिमिटेड का टू रियलाइजेशन 15 लाख। अब बेस्ट लिमिटेड क्या दे रहा है? बाय इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड 15 लाख। सर बेस्ट लिमिटेड के अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड क्यों आएगा? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ना। अबे वो तो उसका कंपनी में आएगा, हम तो बेटर लिमिटेड का कंपनी बना रहे हैं। बेटर लिमिटेड वो तो बेस्ट लिमिटेड की बुक्स में आएगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ कौन सा? वो ट्रांसफर हो जाएगा ना इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब और कौन से अकाउंट ओपन रह गए? एक रह गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 10 लाख। बोनस दिया था ये सब होने से पहले, तो पहले वो एक एंट्री आएगा बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिख देंगे बोनस 5 लाख। और ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? क्या चीज ड्यू एंड नहीं, डायरेक्ट ही दे देते ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं तो बोनस का ड्यू एंट्री क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डायरेक्ट एंट्री कर दिया, क्योंकि हमें तो कंपनी को क्लोज ही करना है। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा ये 15 लाख। नेक्स्ट अकाउंट बच गया रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट। अरे सारे लेजर्स क्लोज होने पड़ेंगे ना। ओपनिंग बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस का 8 लाख, उसमें से कैपिटल में कन्वर्ट हो गया 5 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर 3 लाख। ये लेजर भी क्लोज। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है? तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर क्या चीज लॉस है, तो इधर ही आएगा ना रियलाइजेशन का। हर एक लेजर को क्लोज करना है बस। रियलाइजेशन का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इफ डेबिट साइड हायर है दैट मींस लॉस। ये लॉस भी मेरा कहाँ चला जाएगा? टू रियलाइजेशन 3 लाख। टू इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड 15 लाख। अकाउंट मैच्ड।
क्लियर है यहां तक? सारा अकाउंट क्लोज हो गया। चाहो तो इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड बोल के इक्विटी शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड एक अकाउंट बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे तो ऐसा सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट ट्रांसफरर कंपनी का सारा बुक्स क्लोज हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड जर्नल करेंगे। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड 15 लाख। पीपी लेके आ रहा है 15 लाख का। करंट एसेट्स 5 लाख to current liabilities 2 lakh to business purchase 15 लाख। तो नेट एसेट्स आ रहा 18 लाख, लेकिन कितना कर रहे हो आप लोग पेमेंट? 15 लाख। नेट एसेट्स आपने खरीदा 18 लाख का, 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं हम 15 लाख। तो 3 लाख का क्या हो गया फायदा? ये कहां जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद रिसीव करेंगे, आई मीन पे करेगा ये। लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, क्योंकि कैपिटल तो फेस वैल्यू से ही होगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे? म्यूचुअल ओइंग्स ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना का था? 1 लाख रुपए। स्टॉक में से प्रॉफिट कम करना है। रिजर्व एंड सरप्लस का ही नाम दिया हुआ है, उधर तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। क्यों? हाँ, अब रिजर्व सरप्लस में बाइफर्केशन नहीं पता ना अपन को। नॉर्मली सीआर से नहीं करते एडजस्ट, पीएनएल बैलेंस से ही करते हैं, बट हमें है नहीं पता तो हमने सिर्फ डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया। तो अब कितना प्रॉफिट होगा उस पे?
ये समझ में आया क्या? 50,000 का 25% मत कर देना, ये 25% ऑन कॉस्ट है, और ये 50,000 में बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस हुआ ना। तो रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए तो 100 प्लस रेट, 50,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, 10,000, दैट्स इट। यहां तक क्लियर है? अब जब आप रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बनाओगे तो ध्यान रखना, जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें से जितने शेयर्स आपने ट्रांसफरर कंपनी को दिए हैं वो कंसिडरेशन अदर देन कैश का कैटेगरी में चला जाएगा। बदले में कोई पैसा नहीं लिया आपने, एसेट्स के बदले में आपने क्या दे दिया? शेयर्स दिया है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, आउट ऑफ द अबाउट 10,000 शेयर्स हैव बीन इशूड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? समझ में आया? अब जर्नल एंड लेजर दिमाग में सेट है, कौन सी बुक्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हम एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है परचेज है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? मर्जर में सिंपल सा सब कुछ प्लस होगा, कुछ भी बार्गेनिंग नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज सब प्लस होगा। इक्विटी को इक्विटी मिलेगा, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम कैश देंगे। इज इट क्लियर? एंड इफ एक्स्ट्रा इक्विटी इशू कर रहे हो टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी, तब हम लोग का एडजस्टमेंट होगा थ्रू एमालगमेशन एडजस्टमेंट। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं? सेवन तो कर ही लिया था। बैलेंस शीट और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, बना सकते हैं उसमें। Eight will be your homework. नाइन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो अच्छे से पहले क्वेश्चन साथ में रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। ठीक है, बैलेंस शीट है, इसी टाइप का बैलेंस शीट कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में भी रहेगा। तो एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करें कि एमालगमेशन का क्वेश्चन है या फिर कंसोलिडेशन है। तो थोड़ा सा नीचे रिक्वायरमेंट पार्ट देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी एंड कंसिडरेशन पेबल बाय पी, यानी पी क्या कर रहा होगा? क्यू को खरीद रहा होगा। इसमें भी देखो यहां कुछ कहानी है पहले पैरा में, फिर बोला आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शंस आर गिवन इफेक्ट टू पी लिमिटेड, आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन आर गिवन इफेक्ट टू P limited will absorb Q limited on the following terms. Following terms का मतलब हो गया amalgamation in the nature of purchase। तो क्या कर रहा है? 8 इक्विटी शेयर्स दे रहा है बदले में अगेंस्ट 6 ऑफ Q, 6 के बदले में 8 शेयर्स दे रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी वही कहानी चल रहा है, डिवेंचर होल्डर चल रहा है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वगैरह बियर करेगा, म्यूचुअल ओइंग्स है एंड अनरियलाइज प्रॉफिट है। अभी तक जितने पॉइंट्स के पास, अभी तक जो पॉइंट्स के ना यही घूमते रहते हैं अमालगमेशन में। फिर से बता दूं क्या क्या पॉइंट्स रहता है। म्यूचुअल ओइंग्स,
अनरियलाइज प्रॉफिट, लिक्विडेशन का खर्चा एंड परचेज कंसिडरेशन, दैट्स इट। इतना ही है अमलगमेशन की दुनिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी लिमिटेड खरीदेगा किसको, तो हमारा पी लिमिटेड क्या हो गया, ट्रांसफरी, और ये हमें बुक्स किसका बनाना है, इसके बुक्स में जर्नल बनाना है। तो ये क्या क्या करता है, ये पहला करता है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज लाता है, गुडविल कैपिटल रिजर्व को रिकॉर्ड करता है, फिर वो पेमेंट कर देता है, फिर उसके बाद में कोई म्यूचुअल ओइंग से उसको कैंसिल करता है ये, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट हटाता है, लिक्विडेशन का खर्चा यदि दे रहा है तो उसका एंट्री करता है ये, कोई डिबेंचर होल्डर वगैरह को पे करना है तो बस यही करता है ये, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। क्लियर है, सेट है दिमाग में। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। नाउ सी द परचेज कंसिडरेशन, उससे पहले क्या बोला है, property plant and equipment of both the companies are to be revalued at 15% above book value, यानी दोनों कंपनी का पीपीई को रीवैल्यू करो 15% above बुक वैल्यू। तो पीपीई का हालत क्या है, एक का है 7 लाख और एक का है 2,50,000। तो 7 लाख को 15% से बढ़ाओगे तो कितना, यानी ये हो जाएगा 8 लाख। कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा 1,05,000। क्लियर है। और यहाँ पे इस पीपी को चेंज करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना, नहीं यहां तक ठीक है। पहला तो ये बोला कि पीपी का वैल्यू को बढ़ाओ, हमने बढ़ाया तो पीपी का वैल्यू जब रीवैल्यू करते तो एंट्री क्या होता है, पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ गया और पीपी का वैल्यू इंक्रीज हो गया। आगे बोला है both the companies are to pay 10% equity dividend but preference dividend having been already paid, यानी सिर्फ इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है। तो जब आप इक्विटी वालों को डिविडेंड दोगे 10%, तो एक बात बताओ, पी लिमिटेड के शेयर कैपिटल है 6 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उस पर 10% देंगे तो ये 60,000 का इंपैक्ट क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, कम कर दो 60,000 से, तो ये हो गया 2,40,000। नेक्स्ट इंपैक्ट, नेक्स्ट इंपैक्ट। अरे कभी भी सिंगल इफेक्ट नहीं होता कोई भी चीज का, जर्नल का। अरे बाबा डिविडेंड पे करोगे तो बैंक से पैसा जाएगा ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन शॉर्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक। तो आपका बैंक भी तो कम हो जाएगा 60,000 से यहाँ पे, तो ये 50,000 बच जाएगा पी लिमिटेड में। अरे क्लियर है बाबा, डिविडेंड दोगे तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली बैंक से पैसा भी तो जाएगा। ठीक है, अब क्यू लिमिटेड भी तो डिविडेंड देगा 10%, 30,000, तो इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बच जाएगा 10,000 और रिजर्व्स एंड सरप्लस बच जाएगा 1,70,000 और रिवैल्यूएशन रिजर्व अलग से है ही। क्लियर है इंपैक्ट। तो ये दो काम पहले करना था। उसके बाद बोला कि भाई साहब आप लोग एब्जॉर्ब कर दो। अब क्या कर रहा है, पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को खरीदेगा। कैसे खरीद रहा है, इक्विटी को क्या दे रहा है, प्रेफरेंस को क्या दे रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, 8 शेयर पर 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड 6 के बदले में
8 शेयर्स दे रहा है 10 रुपए में, तो उसके शेयर्स थे टोटल 30,000, यानी टोटल 40,000 शेयर्स। इन शॉर्ट कैन आई से 4 लाख रुपए, 40,000 इंटू 10, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहा है वो? 10% डिस्काउंट में दे रहा है प्रेफरेंस शेयर। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। बोलता है जो क्यू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। पेड एट 10% डिस्काउंट का मतलब 1 लाख है, 10% डिस्काउंट का मतलब 90,000, 90,000 बाय इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी कितने शेयर्स इशू कर रहा है वो? 900, तो 90,000 हो गया, 4,90,000 आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। ये क्लियर है क्या? परचेज कंसिडरेशन सबको क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? अरे बाबा वो बोल रहा है 6 इक्विटी शेयर्स के बदले में मैं अपनी कंपनी के 8 इक्विटी शेयर्स दूंगा 10 रुपए में। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बोल रहा है क्यू लिमिटेड के जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स है उनको 10% में लेके जा रहा हूं, कम। 10% डिस्काउंट पे दे रहा है। हाँ, तो उसके पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10% डिस्काउंट का मतलब 90,000 में लेके जा रहा है, बदले में वो अपनी कंपनी के 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है, तो मतलब बदले में वो अपने 900 प्रेफरेंस शेयर्स ही तो दे रहा है। क्लियर है ये? तो हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है? जर्नल करना है। अरे पॉइंट नंबर 3 काम का है क्या परचेज कंसिडरेशन के लिए? वो तो नॉर्मल है। कौन करेगा इस पॉइंट नंबर 3 का एंट्री? ट्रांसफरी कंपनी यानी पी लिमिटेड अपने बुक्स में करेगा। अब पी लिमिटेड के बुक्स में जर्नल करना है। पी लिमिटेड सबसे पहले क्या एंट्री करेगा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड। किस वैल्यू से? 4,90,000, 4,90,000। उसके बाद वो क्या करेगा? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके आएगा। कौन सी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? अरे सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज चेंज्ड वैल्यू के साथ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज हो चुका है, पीपी का वैल्यू चेंज हो चुका है, तो चेंज्ड वैल्यू के साथ लेके जाएगा। ये सब एंट्री करने से पहले पी लिमिटेड 2 एंट्री और करेगा। पी लिमिटेड 2 एंट्री और करेगा। पहला पैरा पीपी को रीवैल्यू करेगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, एंड डिविडेंड बांटेगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्री करने के बाद वो परचेज कंसिडरेशन वाला एंट्री आएगा। फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके आएगा तो डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। फिर तीसरा एंट्री क्या होगा? आई मीन चौथा एंट्री डिबेंचर्स को कर देंगे हम लोग रीपे। डिबेंचर्स ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा है, प्रीमियम में पेमेंट कर रहा है वो। क्लियर है यहां तक? ध्यान रखना जब आप डिबेंचर्स लेके आओगे ना, 12% डिबेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। इसका मतलब जब आप उसकी लाइबिलिटी को अपने साथ लेके आ रहे हो तो डिबेंचर्स को अपने बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाओगे? 8% प्रीमियम में लेके जाओगे। अरे भाई वो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो 1,50,000 फेस वैल्यू है, उसका 8% प्रीमियम बोले तो अपने बुक्स में वो 162 पे पहले दिखाएगा। फिर इनको रीपे करना है तो एंट्री क्या होगा? 12% डिवेंचर ऑफ क्यू लिमिटेड डेबिट 162। बदले में क्या दे रहा है वो? अपने कंपनी के डिवेंचर 12% वाले एट ए डिस्काउंट ऑफ, तो यानी कितने डिवेंचर्स दे रहा है? 1,800 डिवेंचर्स। ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये समझ में आया क्या?
1,62,000 रुपीज का टोटल पेमेंट करना है। बदले में हम हमारी कंपनी के डिवेंचर दे रहे हैं 10% डिस्काउंट, यानी पर डिवेंचर कितने में दे रहे हैं? 90 में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड क्या होगा? अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो 162 डिवाइडेड बाय 90, 1800 डिवेंचर, लेकिन डिवेंचर अकाउंट में तो फेस वैल्यू जाएगा, तो डिफरेंस चला गया डिस्काउंट ऑन इश्यू में। फिर आपका ये आ जाएगा म्यूचुअल ओइंग्स, पी को देना था तो फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो पी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड्स 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड, creditor to debtor 10,000. Inventory in trade and debtors are taken over at 5% lesser than their book value by P Limited. Inventory in trade and debtors are taken over at 5% lesser. तो यानी कम करेगा हम लोग वैल्यू, तो डेटर्स और इन्वेंट्री को 5% से कम वैल्यू पे, तो डेटर कितने के हैं? अब एग्जाम में गलती क्या होता है पता है? आप इस 2,10,000 पे कम कर देते हो, इस पूरे के पूरे ट्रेड रिसीवेबल्स पे कम कर देते हो। किस वैल्यू पे कम लेके जा रहे हो? डेटर्स पे 5% करने बोला है। यहां ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो यानी सिर्फ डेटर में से 5% कम होगा, ये ध्यान रखना। यानी 180, नहीं तो आप और क्या कर सकते हो? 5% कम का मतलब हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो एक प्रोविजन बन जाएगा कितने का? वैल्यू बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का बनेगा? फिर से बोल रहा हूं 2,10,000 पे कैलकुलेट मत कर देना, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड टू एलिमेंट्स, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, और उन लोग बोल रहा है सिर्फ डेटर को ही कम, मतलब कम का मतलब प्रोविजन बनाएंगे। इन्वेंट्री पे प्रोविजन नहीं बनता है, तो इन्वेंट्री डायरेक्ट रिड्यूस वैल्यू में जाएगा। इन्वेंट्री कितने का था? 3,20,000, उसको कम कर देंगे 5% से, तो कितना बचेगा? 3,04,000। अरे 16,000 कैसे? 3,04,000, 3,04,000 पे ये लेके जाएगा। क्या चीज अलग बोले तो? 1,90,000 का 1,80 लिखे हैं, तो 1,80 500 किधर? डेटर का रिवैल्यू करने के बाद अमाउंट क्या आएगा? रीवैल्यू कर ही नहीं रहे, उसको 5% लेस पे जो 5% लेस का मतलब है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाएगा वो, 5% का प्रोविजन बना देंगे। हाँ, फिर डेटर को तो उसी वैल्यू पे लेके जाएगा। भाई डेटर डूबा थोड़ी ना है, उसको लगता है कि 5% कम रिकवरी होगा, तब वो क्या करेगा? 5% का पहले से जब परचेज कंसिडरेशन का एंट्री करेगा ना, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लेगा वो। क्लियर है? तो इतना ही तो काम है, और तो कुछ है ही नहीं। एक चीज ऊपर में अनक्लियर है, कौन सा? डिवेंचर का फेस वैल्यू ही नहीं मिल रहा। By default face value of the debenture is 100. By default the face value of equity shares always 10 and preference shares and debentures का हमेशा 100 होता है। ठीक है, खत्म। तो बेसिक एंट्रीज करना है और परचेज कंसिडरेशन शो करना है। नंबर ए में हम लोग क्या करेगा? बेसिक जर्नल एंट्रीज, परचेज कंसिडरेशन रफ में निकाल लिया था 4,90,000। परचेज कंसिडरेशन दिखा सकते हैं? आई होप क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को।
ये सब वैल्यूज बदल के आया है। डेटर के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया है और कैश एट बैंक भी बदल के आया है। कि पहले उसके बुक्स में भी तो 2 एंट्रीज हुआ होगा ना, रिवैल्यूएशन प्लस डिविडेंड पेमेंट का एंट्री। थोड़ा नीचे करिए ना। यहाँ तक डाउट? आप डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स नहीं लिखोगे एग्जाम में, 2 अलग अलग अकाउंट है, दोनों को लिखोगे, डेटर बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर बिल्स पेबल। ये भी वैल्यू प्रीमियम के साथ है, ये ध्यान रखना। दिस इज द एग्रीड वैल्यू। क्या चीज दिखाया ना, डेटर्स और अलग अलग, और ट्रेड रिसीवेबल्स कोई कम में नहीं होता है, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं।
इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व बैंक हाँ हाँ तो इतना नीचे करना नीचे लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 plant and machinery 160 inventory 157,500 trade receivables 1 lakh cash at bank 2 lakh goodwill कैश एट बैंक कितना है 20,000 सॉरी कैश एट बैंक 20,000 गुडविल 25,000 माइनस इसमें तो 50,000 ही आएगा 50 आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में सॉरी 25,000 हाँ माइनस ट्रेड पेबल्स 80,000 ट्रेड पेबल्स 80,000 रिटायरमेंट ग्रेजुएट फंड देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 7,500 रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड 1,20,000 1,20,000 कितना 20,000 तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया 5,30,000 हम लोग जब ट्रांसफर का बुक में एंट्री करेगा हम्म ट्रेड रिसीवेबल्स का डायरेक्ट दिखा दे पहले दिखा देगा ना 92,500 इसके अलग अलग दिखाएगा अलग अलग दिखाएगा ये वाला सेकंड एंट्री में जो करना है हम लोग हाँ ट्रेड रिसीवेबल्स में दो पार्ट है क्या डेटर्स एंड वो तो पीडीडी वाला हाँ अलग से दिखाएंगे पीडीडी ट्रेड रिसीवेबल्स को ग्रॉस वैल्यू में दिखाएंगे अकाउंट में खत्म हो गया ना मुझे किसका अकाउंट में खत्म नहीं होगा वो तो वो लेके आया है तब उसको अभी भी तो डाउट है कि पूरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा डेटर तो उतने ही रहे ना उसके डूबे थोड़ी रहे ये 5,30,000 का पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स 9% प्रेफरेंस शेयर्स कितने का 1,10,000 का और बाकी 4,20,000 के इक्विटी शेयर्स
अब आप नॉर्मली सारे लेजर्स को क्लोज करो, पहले ट्रांसफरर कंपनी को क्लोज करो, फिर ट्रांसफरी कंपनी की जर्नल एंड देन उसकी बैलेंस शीट। सॉल्यूशन देखने से अच्छा पता है क्या होता है, आपके खुद के कॉपी में जो सॉल्यूशन आपने किए हैं पास्ट क्वेश्चंस के उसको देखो, तो वो ज्यादा रिवीजन होगा। डायरेक्ट बुक से जो सॉल्यूशन आप लोग देख लेते हो उससे कोई रिवीजन नहीं होगा, एग्जाम में वहीं फिर से हाथ रुक जाएगा। आपने जो अभी तक किया उन्हीं में से ढूंढने की कोशिश करो कि इस स्टेज के बाद हम क्या करते थे, तब वो रिवीजन होगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, फिर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और आरडी का। इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा दूसरा मिलेगा। रियलाइजेशन एंड हरी लिमिटेड का अकाउंट चेक कर लो। वो डायरेक्ट वहां से डाल दिया ना इक्विटी शेयर होल्डर में। और इक्विटी शेयर में कैपिटल में डालते हैं। कैपिटल थोड़ी बढ़ेगा उससे। सर हरी का है। क्या मिस्टेक कर रहे हो? हमको ये इक्विटी शेयर होल्डर वाला अकाउंट समझ ही नहीं आ रहा। अरे इक्विटी से रिलेटेड जो जो चीजें जो जो मालिक की है वो उनके अकाउंट में डालना है। जैसे इक्विटी से रिलेटेड बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, इक्विटी वालों का ये हिस्सा है, सॉरी ये तो नहीं है पूरा का पूरा, ये है, ठीक है, प्लस जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये भी तो उन्हीं के ही हैं, तो ये भी तो जाएगी उनके पास, प्लस रियलाइजेशन का कोई भी प्रॉफिट लॉस, ये तीन, तो ये तीन ही चीज तो जाता है उसमें। और क्या डाला? और तो कुछ डाला भी नहीं हमने। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, उसका जो भी बैलेंस था वो हमने क्या किया, उसमें जनरल रिजर्व ऐड कर दिया, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर में चला गया। फिर रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट है वो भी कहाँ चला गया, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को इतना रुपए देना है, बदले में आप क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 8 तो था इलस्ट्रेशन नंबर एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, बस ये दो ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बाकी वी नीड टू डू फटाफट 10 करो सो दैट वी कैन डू इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसमें वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला आ जाएगा थोड़ा सा
टाइम जो वेट किया उसका क्या एंट्री? डालो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन से फिर पैसा कहाँ चला जाता है? लोन टू रिकंस्ट्रक्शन। फिर रिकंस्ट्रक्शन का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। पहला एंट्री बोला लोन टू रिकंस्ट्रक्शन की प्रॉफिट हुआ, हाँ फायदा हुआ। हाँ, और फिर रिकंस्ट्रक्शन से लॉसेस वगैरह राइट ऑफ करते हैं हम, इंटेंजिबल एसेट्स तो राइट लास्ट ऑफ में करते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन 10 में हरी लिमिटेड का बुक्स में एंट्री हो गया, नॉर्मल 3 एंट्री है उसमें, तो बिजनेस खरीदने का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज लाने का और वापस पेमेंट कर देने का वायु लिमिटेड, और तो कोई एंट्रीज है भी नहीं इसमें। कोई म्यूचुअल अर्निंग्स नहीं था, कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, कोई डिवेंचर्स को पे ऑफ नहीं करना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाला भी नहीं है, यानी चारों एक्स्ट्रा एंट्री जो होता है वो है ही नहीं, तो नॉर्मल बेसिक एंट्रीज होगा। तुम्हारे पास में पहले शेयर कैपिटल कितना था? हमें बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करना किसका है? हरी लिमिटेड का। तो अब वायु को भूल जाते हैं, ठीक है, वायु से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको कट कर देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, हरी से मतलब है। अब हरी के बुक्स में शेयर कैपिटल पहले से 11 लाख था, क्या किया हमने? और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है ना 4 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर इशू किया है 1,10,000 का, तो टोटल 5,10,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 16,10,000, जिसमें से नोट नंबर वन में ये कितना हो जाएगा? 14 लाख हो जाएगा ना। 10 लाख खुद का था, 4 लाख उसने वायु को दिया, तो हम लोग नोट्स में लिखाएंगे आउट ऑफ द अबव 4 लाख रुपीज इक्विटी शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर 1 लाख था उसका खुद का, 1,10,000 और दे दिया तो 2,10,000 हो गया, 16,10,000, ठीक है। अब बचा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व तो था ही 70,000 का, और एक कैपिटल रिजर्व आ गया ना, कैपिटल रिजर्व नहीं, सॉरी, क्या नाम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 का। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, 90,000 हो गया, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएंगे 90,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? नोट नंबर 3 रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, हाँ उसका वाला भी आ गया ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 70,000। आपको वैल्यूज बदलनी है सिर्फ, और करना क्या है? देन ट्रेड पेबल्स उसका वाला ऐड हो जाएगा, तो आपके टोटल ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे 2,10,000। तो बैलेंस शीट का टोटल बदल जाएगा। और क्या है? पीपी पीपी 8 लाख का तो खुद का था, और उसका पीपी कितने रुपए में लेके आए? 3,10,000 में। तो टोटल पीपी कितना हो जाएगा? 11,10,000। इनटेंजिबल एसेट्स 50,000 खुद का, 50,000 उसका, एक गुडविल लेके आए, तो 1 लाख हो गया।
इन्वेंट्रीज उसका ऐड कर दो, उसका था 157,500 में ना, और अपना 2,50,000, तो टोटल हो गया 4,07,500। ट्रेड रिसीवेबल्स अपना 2 लाख था और उसका हमने लेके आए, लेकिन माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो टोटल हो जाएगा 292,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000, दोनों का ऐड करके तो बैलेंस शीट बन गया। कहाँ हाथ रुका हुआ था लक्ष्मी? अभी क्लियर है? जो जर्नल किया उसका इफेक्ट डालना है, और हम जिसका बैलेंस शीट बना रहे हैं बस उसके बुक्स में आपने क्या जर्नल किया वो चेक करो। तो नॉर्मली बात करूं तो ऐसा मेरा फेस ऑफ द बैलेंस शीट बनेगा। शेयर कैपिटल 16,10,000 का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 90,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 70, ट्रेड पेबल्स 2,10,000। दिस विल बी माई लाइबिलिटी साइड। यहां तक किसी को दिक्कत? लोन मतलब पे ऑफ कर दिया था, वेव कर दिया था, इधर माइनस हो क्यों नहीं आएगा? किधर? जब हम लोग एसेट्स वो गुडविल वाला एंट्री करते हैं ना, गुडविल कैपिटल वाला, तो इधर 2.5 लाख क्यों आएगा, एक नंबर क्यों नहीं आएगा? 2.5 लाख क्यों आएगा? देखे मेरे को देखना होगा क्वेश्चन क्या है क्या। तो 2.5 लाख का लोन था, उसमें 60,000 बैंक वेव कर दिया, नहीं देना कोई बात नहीं। पर जब हम लोग एसेट ट्रांसफर का एंट्री करते हैं ना, तो उसमें 2.5 लाख दिखा रहा है। किस वैल्यू पे लेके गया सामने वाला उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, देखेंगे। यहां तक बैलेंस शीट का फेस में किसी को डाउट? अरे जो क्वेश्चन का दिया हुआ है हूबहू बस छाप देना है, वैल्यूज चेंज करके। ट्रांसफरर कंपनी का वैल्यूज को ऐड कर देना उसमें। मैं नोट्स पे कौन सा था? 11th का है। नोट्स टू अकाउंट्स ये ध्यान रखना। आप ये मेंशन नहीं करते हो तो स्टेप मार्किंग कट जाएगा आपका। कंसिडरेशन अदर देन कैश है। जब ये हो जाए तो बताना, विल डू नंबर 11।
नोट्स टू अकाउंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो। हम में आ जाते हैं, एक बार के लिए दिमाग बंद हो जाता है कि चीटिंग करता है इसे, ऐसे थोड़ी ना अलाउड है। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अलग क्वेश्चन पूछो, एमालगमेशन अलग पूछो, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ही साथ पूछ लिया। कोई बात नहीं, अपन घबराते थोड़ी है। क्या? हाँ हाँ हाँ, टाइम नहीं बचे तो ज्यादा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं, उधर ही दिखा दिया। तो सर अब जब बी लिमिटेड का बैलेंस शीट बनेगा तो एंड रेटिंग सीखना पड़ेगा। क्या चीज? नहीं, बी लिमिटेड तो खत्म हो गया ना, पहले रिडक्शन हुआ उसके बाद में खत्म हुआ है। किसका बना रहे हो? अच्छा, बी लिमिटेड नहीं, एंड रिड्यूस क्यों लिखेंगे, आफ्टर मर्जर लिखेंगे इसमें। पहले रिकंस्ट्रक्शन हो गया फिर मर्जर हो गया ना, तो मर्जर के बाद का बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 11 में, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। दो कंपनी है, उनका बैलेंस शीट दे रखा है, लेकिन बी लिमिटेड का रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बी लिमिटेड का रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव है। अरे इंटरेस्ट लाओ, तुम सोच रहे घर जाके रिवाइज करेगा फिर रिकॉल करे, डबल मेहनत करेगा। बी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, यानी बी लिमिटेड हमारा क्या हो गया, ये ट्रांसफर ही है, ए लिमिटेड ट्रांसफरर, यानी ये बिक रहा है और बी लिमिटेड खरीद रहा है। The following scheme of merger was approved. Bank agreed to waive off the loan of 60,000 of B Limited. B Limited जो खरीद रहा है उसका स्कीम ऑफ मर्जर है। पहले तो बोलता है बी लिमिटेड का क्या करूं, 60,000 का बैंक लोन जो है वो वेव ऑफ हो गया। तो वेव ऑफ का मतलब नॉर्मल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, वेव ऑफ का मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो वो क्या करेगा, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, हमें करना क्या, इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, तो बी लिमिटेड में एक तो जर्नल करना है, बैंक लोन होगा। देखो लोन फ्रॉम बैंक 4,50,000 का है, कितने से कम कर दो, तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किया था। किसी किसी का तो फेवरेट टॉपिक, उस चैप्टर में तो बड़ा बोला था, ऐसे करते करते सिलेबस भी चला जाएगा। फिर इंटरटफ लगने लगता है। ये ठीक है, लोन वेव ऑफ किया है, ये एंट्री में डाउट, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट बोला है बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू ₹10 पर शेयर एंड देन, पहले तो क्या करना है, 10 रुपए का फेस वैल्यू बनाओ। अभी फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए का है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 100 रुपए, वैल्यू वाइज 10 लाख रुपीस। ठीक है, अब इसको कितने का बना देंगे हम, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे, अभी भी 10,000 ही रहेगा, लेकिन 10 रुपए का बन गया तो बाकी 9 लाख। यहां तक क्लियर है। अब बोल रहे कंसोलिडेट करने, पहले फेस वैल्यू बदला, 100 का 10 कर दिया, अब क्या बोल रहे हैं उसके बाद, कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर्स, यानी वैल्यू सेम रहेगा।
अब सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स को वो कंसोलिडेट कर रहा है, 10 शेयर को 1 शेयर बना दो, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो फेस वैल्यू 10 था, वैल्यू तो वही रहेगा, यानी पहले शेयर्स थे 10,000, अब उनको 10 को 1 बना दो, मतलब 1000 बना दो, फेस वैल्यू 100, कोई लेना देना नहीं है अमालगमेशन से, इसका रिकंस्ट्रक्शन ही चल रहा है आपका। तो अभी तक रिकंस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है 9,60,000 का, क्लियर है यहां तक? 9,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन के प्रॉफिट का क्या करते थे हम? पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ कर देते, ठीक है, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन बोला तो वो, एल्स पैसा बच गया तो क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट तो एमालगमेशन के बारे में आ गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 9,60,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है नुकसान? 8 लाख, ये पूरा चला गया। बचा 1,60,000 कैपिटल रिजर्व। तुम जो हमसे पूछ रहा था बैंक लोन कम वैल्यू पे, वो तो जो कंपनी खरीद रहा है उसी का है, तो वो क्यों कम वैल्यू पे लेगा? ए कंपनी का तो बैंक लोन में तो चेंजेस हुआ ही नहीं ना, तुम हमसे बी कंपनी का बैंक लोन कम किया, वो तो बैंक पेमेंट कर दिया 60,000, किसका वेव पेमेंट? कर दिया 60,000। वो तो बी कंपनी का वेव ऑफ किया ना, बी कंपनी तो खरीद रही है ए को, तो जब हम ए को खरीदेंगे तो ए का बैंक लोन लेके आएंगे ना अपने बुक्स में, वो अलग चीज है क्या? वो तो ट्रांसफरी कंपनी का लोन माफ हुआ है, ट्रांसफरर का थोड़ी माफ हुआ है। हेलमेट छोड़ के जाते हैं, कर लेते नहीं नीचे जाओ, हैं। नीचे यहां तक क्लियर है? तो अभी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आया बी लिमिटेड में? एक तो लोन कम हो गया, तो लोन का वैल्यू कितना बचा, क्योंकि आपको बाद में बैलेंस शीट भी बनाना है। 60,000 से लोन कम हो गया तो वैल्यू कितना बच गया? 3,90,000। पीएनएल का बैलेंस पूरा जीरो हो गया, एक नया आ गया कैपिटल रिजर्व, कितना? 1,60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना फेस वैल्यू बचा? हाँ वैल्यू वाइज 1 लाख, तो यानी ये 100 हो जाएगा। यही तो चेंजेस हुआ अभी तक बैलेंस शीट में। चेंजेस करना सीखो अलोंग विद द जर्नल एंट्री, क्योंकि यही तो आपको कॉपी पेस्ट फिर क्वेश्चन बैलेंस शीट मांगता है तो बनाना होता है। ये क्लियर है जो जर्नल का इफेक्ट डाला हमने बैलेंस शीट में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर से पूछ रहा हूं, यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? आगे क्या बोला? शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर्स हेल्ड इन ए लिमिटेड, तो नॉर्मल है। ट्रेड पेबल्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स म्यूचुअल ओइंग्स, तब हम क्या करेंगे? ए लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन तो नॉर्मल ही हो गया, जितना था उतना ही रह जाएगा, तो यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन को खरीदना है तो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आ जाए। क्या क्या एसेट्स है? ए के पीपी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारा मन कर गया तो वो कर लेते हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, कितना? 20 लाख।
20 लाख कैसे आ रहा है बताइए ना। एक के बदले में एक इक्विटी शेयर्स दे रहा है, तो जितने इक्विटी शेयर्स थे उतने ही रह जाएंगे ना, फेस वैल्यू दोनों का सेम ही है। तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितना था ए लिमिटेड का, 20 लाख, तो बदले में 20 लाख रुपए के शेयर्स ही तो दे रहा है वो। देख रहा है बी, है ना, निकालना है ए का, बढ़िया है। सबसे बी करते करते बी में बोल रहा है। बीबी ज्यादा मत करो, पहले सीए बनो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 27 लाख, जब कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 7 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, कैश एट बैंक 3 पेबल्स 3 लाख और 10% डिबेंचर्स 5 लाख, लोन फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे उसका डाउट था कि भैया 60,000 कम क्यों नहीं किया, हमने तो बी का कम किया है, ए का तो कुछ हुआ ही नहीं है। 2,50,000 फिर टू बिजनेस परचेज 20 लाख, फायदा है क्या? टू कैपिटल रिजर्व 10 लाख। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, सारा एसेट्स बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटीज भी प्लस हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। ए लिमिटेड डेबिट 20 लाख, to equity share capital 20 lakh. अब जब मैं तुम लोग को बोलता हूँ रिवाइज किया करो, जाके रिवाइज मन ही मन तो ऐसा आता है, बोलना कितना आसान है ना आपके लिए, लॉ भी पढ़ना है, टैक्सेशन भी पढ़ना है, कहाँ से टाइम निकाले। बट सोचो यही सेम चीज तो हम लोग के टाइम में भी था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपने साथ में करें, वरना तो कितने सारे सिमिलर होते हैं, मैं बोल सकता ठीक है ये सब कर लेना। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने यहीं पे किए हैं, आपको जस्ट जाके देखना है जो पढ़ा है, और एक आधा कभी कभी दे रहा हूँ ताकि वो रिदम के लिए दे रहा हूँ कि आपका रिदम बना हुआ है, हाँ ठीक है अब हम कर पा रहे हैं। और टेस्ट को थोड़ा सा सीरियसली लोगे तो ऑटोमेटिकली रिवीजन चलता रहेगा। क्या करे, भगवान ने 24 घंटा ही बनाया, मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी 24 घंटे कम है, कितना कुछ करना है, बट उसी में कोई नहीं, करना तो पड़ेगा। मजे की बात क्या है पता है, आप सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, लॉ के सर एक भी नहीं करवाते। तो मेरी एक्सपर्टीज यहीं तक है। एंड मैं अपने टाइम में भी यही करता, कॉपीज में सब कुछ होना चाहिए, रिवीजन करने के टाइम एक बार हाथ तो चल रहा है ना यहाँ पे, अब आपको आदत सी है, तो अकाउंट्स में कोई हाथ रुकना नहीं चाहिए, वहां पे फॉर्मेटिंग कैसे है, क्या लिखना था क्या नहीं, बस आपको थोड़ा सा रिकॉल तो करना पड़ेगा। और नोट्स भी कुछ इस तरीके से आप ढंग से पढ़ लोगे ना, जर्नल फॉर्मेटिंग एवरीथिंग तो हो जाएगा, उससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। बाकी तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे है कि अपने आप को रखो कि यार हो जाए, अकाउंट से तो है, डेबिट क्रेडिट कुछ तो कर ही लेंगे। बस एक हैबिट डेवलप करो कि एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग
यू रिकॉल एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग द डे टाइम। सवेरे से उठ के रात को सोने के समय तक आपने जो जो किया पिक्चराइज करने का कोशिश करो, या क्लास 2 क्लास हुआ 3 उसमें क्या क्या पढ़ा था, क्या चीज चल रही थी, किसने क्या मजा किया, क्या कहानी हुआ, धीरे 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 देखना ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। फिर आप जो पढ़ रहे हो ना आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रह रहा है। अभी क्या हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन अंदर में खौफ है, भूल गए नहीं आता, भूल गए नहीं आता, लेकिन खोल के ओ आता था, इजी तो था। वो फियर कब खत्म होगा, जब आपका मेमोरी ऑटोमेटिकली शार्प होगा। और शार्प होने का रीजन यही है कि एक तो सोने से पहले फोन को मत स्क्रॉल करो, 15 टू 20 मिनट्स आंख बंद करके रिकॉल करो कि आपने क्या कुछ किया, पिक्चराइजेशन मेमोरी को शार्प करो, ऑटोमेटिकली चीजें धीरे 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 स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। लेकिन वो नहीं करोगे, हम सोने से पहले क्या है, अभी हम लोग सीए बन गए तो क्या करते हैं, फोन स्क्रॉल करते करते नींद आ रहा है, चलो रख दिया और सो जाओ। वो अभी ठीक एक मोमेंट तक अभी इतना लोड नहीं है, लेकिन अभी भी कोई नया चीज पढ़ाना होता है तो व्हाट वी यूज टू डू, मैं प्रैक्टिकली वही करता हूँ कि रात को सोने से पहले उसको पढ़ता हूँ, ताकि वो रात को नींद में मेरे वही चलता रहे, वो कहीं ना कहीं छप जाए, सवेरे वापस एक बार का देखूंगा, हाँ अब सब कुछ ठीक है। या फिर मुझे थ्योरी में कुछ चीज नहीं होती थी ना, टफ लगता था, याद नहीं और कुछ नहीं हो रहा है, मैं उसको प्लेन रीडिंग मार के सो जाता था। रात को नींद में बस वही है, सवेरे उठता था वापस उसको ढंग से लेके बैठा था, अब ऐसा लग रहा है वो वर्डिंग समझ में आ रही है, दिमाग में फिटेड है। तो ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि ऐसा होता है, आप लास्ट मेमोरी जो देखते हो वही आपको याद रहता है, और नींद से पहले आप जो चीज करते हो वही आपके सपनों में कहीं ना कहीं घूम घूम के वैसे वैसे दिखता रहता है। तो आप चेंजेस करो लाइफस्टाइल को, ऑटोमेटिकली मेमोरी शार्प हो जाएगा। पढ़ना स्टार्ट करो, अभी तक तो जर्नी लंबी है, अभी से स्टार्ट करोगे धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाएगी, और एक बार हैबिट डेवलप हो गया ना नहीं छूटेगा, तो करना स्टार्ट करो। तो ये था क्वेश्चन, बैलेंस शीट विल बी द होमवर्क। इजी है इसका बैलेंस शीट, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल जब बढ़ेगा तो नीचे आपको दिखाना है कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस कर करके खत्म कर देना है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। कंसेप्चुअली अमाल्गमेशन खत्म हो चुका है। हाँ, किसका वेव किया है, बस माइनस हो गया, वेव शो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं दिखाएंगे। बैंक लोन हो गया तुम्हारा, इनर कॉलम में तुमको कैलकुलेशन दिखाना है तो दिखा देना। आपका बी लिमिटेड का कम हुआ है ना, जब तुम बैंक लोन दिखाओगे, लोन फ्रॉम बैंक, तो क्या करोगे, इनर कॉलम में यहाँ ऐसे करना 450 माइनस 60 प्लस 250, बस और क्या दिखाना। हाँ बस ये 2 बनाने से होगा, नहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बनाना पड़ेगा, एक से ज्यादा आइटम है ना, 2 है उसमें, 10% डिबेंचर एंड लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, that's all for today, thank you।